4 साल पहले आलमगीर हाउस में इस वक्त सबाहत बेगम के अहकामात के मुताबिक मुलाजिम उधर उधर भागते काम कर रहे थे। सलमा, तुमने वजाहत का कमरा ठीक से तैयार करवा दिया है ना? मैं नहीं चाहती वो कोई शिकायत करे, सबाहत बेगम ने मुलाजिमा को मुखातिब करते हुए सवाल किया। वो कमरे की तैयारी से लेकर खाने पीने का एहतमाम भी अपने इकलौते पोते की पसंद का करवा रही थी, जो लंदन से पाकिस्तान उनसे मिलने के लिए आ रहा था। जी बेगम हुजूर, सब काम दरसकती से हो गए हैं, सलमा ने उन्हें तसल्ली दिलाई। सबाहत बेगम ने अब अपना रुख किचन की तरफ कर लिया ताकि वहां के इंतजामात का भी जायजा ले सकी। वो अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बार खुद भी वजाहत का कमरा देखने चली आई थी। 2 दिन पहले वजाहत ने उन्हें फोन पर इत्तला दी थी और इसी वक्त से न खुद छीन लिया था, न ही मुलाजिमों को लेने दिया था। वो कमरे में आई तो बेड साइड टेबल पर एक फ्रेम रखा नजर आया। मियाँ बीवी और 6 साल का बच्चा सिकंदर आलमगीर, अदीना सिकंदर और वजाहत सिकंदर। सबाहत बेगम ने फ्रेम उठाया और अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरने लगी। यकदम उनकी आंखों में नमी सी दर आई थी। वो 5 साल पहले इस वक्त को याद करने लगी जब आलमगीर हयात ने अपने लंदन प्लेट इकलौते बेटे को घर और जायदाद से इसलिए बेदखल किया था कि इसने एक ईसाई औरत से शादी की थी। आलमगीर हयात को ये बात हरगज कबूल नहीं थी, उनके खानदान की नस्ल आगे बढ़ाने वाली औरत ईसाई हो, जिसके बायस उन्होंने अदीना की गोद में उठाए हुए वजाहत को भी कबूल नहीं किया था। सिकंदर आलमगीर ने बाप को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर जब आलमगीर हयात का फैसला अटल रहा तो वो बीवी और बेटे को लेकर वापस लंदन चले गए। आलमगीर हयात ने सख्ती से सबाहत बेगम को मना कर दिया था कि अब इस घर में सिकंदर का जिक्र नहीं होगा। वो ताबेदार बीवी थी, शौहर के हुक्म के आगे खामोशी से अपनी सिसकियां हल्क में ही घूंट ली थी। वो माजी के ख्यालात में गुम थी कि जब पीछे से 2 हाथ इनके कांधों पर आए और साथ ही बेओर की आवाज ने समात का अहाता किया। वो एक लहजे को बुरी तरह हल गई। वजाबत सबाहत बेगम ने मसनो शिकायती अंदाज में इसका नाम पुकारा। वजाहत दादो का रुख अपनी तरफ फेरते हुए भरपूर अंदाज में बोला था, तुमने तो मुझे डरा दिया था। सबाहत बेगम ने इसके सर पर हल्की सी चट लगाते कहा, डील दादो, मेरा तो इरादे फुल बारह प्रोग्राम करने का था, मगर अब तो इतने में ही डर गई। वजाहत ने उल्टा उनसे ही शिकायत कर दी थी। हद है पोते साहिब, आप क्या चाहते हैं कि हम डर कर हार्ट अटैक से मर जाएं? सबाहत बेगम का भी गला जायज था। ओफो दादो, ये मरने की बात कहाँ से आ गई? मेरे आपके दुश्मन, इस बार वजाहत वाकई नाराजी से बोला था। खैर छोड़ो उन बातों को, थके हुए होगे, फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाने पर तफसील से बात करेंगे। सबाहत बेगम ने बात को खत्म करते उसे हिदायत दी और उसका कमरा थपथपाते हुए बाहर चली गई। इनके जाते ही वजाहत ने आगे बढ़कर फोटो फ्रेम उठा लिया। वो तस्वीर लंदन के ही एक पार्क की थी। वो जब 2 साल पहले पहली बार आया था, जब दादो के लिए लेकर आया था। कमरे में दाखिल होते वजाहत ने दादो को फ्रेम पर हाथ फेरते और रोते हुए देख लिया था, तभी इसने उनका ध्यान भटकाने के लिए पीछे से आकर डराने का ड्रामा किया था। वजाहत ने फ्रेम वापस रखा, एक नजर कमरे की तरफ डाली, बिल्कुल वैसा जैसा पिछली बार उसने अपना कमरा सीट किया था। ठीक इसी तर्ज पर नए सिरे से सीट हुआ। वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया तो सबाहत बेगम मुलाजिम से कहती खाना लगवा रही थी, तो डियर दादो, क्या मेन्यू बे आज का? बड़ी जोरों शोरों से भूख लगी है, वजाहत ने इनके कांधों पर दोनों बाजू डालते हुए पूछा। आपकी पसंद का सब कुछ, मैंने अपने हाथों से सब बनाया है, दादो ने जवाबन मुशफिक अंदाज में कहा। तो फिर जल्दी से खिलाई ना, बहुत भूख लगी है। वो एक बच्चे की तरह आंखें टिमटाती पेट पर हाथ रखते बोला था। हाँ हाँ, चलो आओ बैठो टेबल पर, सबाहत बेगम ने से आगे बढ़ने का कहा। वाय वाय, मजा आ गया। डिशेज दादो, आपके आगे तो दुनिया का हर शेफ फेल है। वाह क्या बात है मेरी दादो की। वो एक एक डिश शेकता जाता और बुलंद आवाज में तारीफों के पिल बांधता जाता। वजाहत ड्रामे कम करो और खाने पर देन दो, सबाहत बेगम ने इसे घूरा। लगता है बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई, वो जबान दांतों तले दबाते हुए बोला तो सबाहत बेगम बे इख्तियार मुस्कुरा पड़े। वजाबत जानता था कि दादो सिर्फ इसकी मौजूदगी में खुश होती थी, इसलिए वो उनके साथ मजाक करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। सब बहुत अच्छा बना है, इस बार वाकई सच कह रहा हूँ, वो तकरीबन खाने से फारिग होते हुए बोला था।
माम से कहूंगा आपसे कुकिंग क्लासेस लें, डेजर्ट का चमचा मुंह में रखते बोला था। क्यों तुम्हारी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती? बनाती है मगर आपके जैसा नहीं। वो सर को हल्की सी जुम्बिश देते हुए कांधे उचकाती बोला। खाने से फारिग होकर वो दादों के साथ कमरे में वापस आ गया था। दोनों बेड पर बैठे थे और वजाहत उनके साथ बातें कर रहा था। कभी सफर का हाल सुनाता तो कभी लंदन का कोई किस्सा सुनाने लगता जिसे सबाहत बेगम बहुत इश्तियाक से सुन रही थी। डैड आपको बहुत मिस करते। गोलैंड पाकिटे के बाद आपको भी हमारे साथ लंदन चलना चाहिए था। हंसी मजाक की बातें कम हुई तो वजाहत ने संजीदगी से कहा, तुम्हारी दादा चाहते थे कि मैं इस घर को न छोड़ूं, और वैसे भी इस घर से कई यादें जड़ी हुई हैं। सबाहत बेगम ने कहते हुए एक लम्हे तवक्कुफ किया। और तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो? कभी अपने बाप से भी तो पूछो कि वो क्यों नहीं आया बीवी बेटे को लेकर हमारे पास। बाप ने घर से निकाला था, माँ ने तो नहीं। सिकंदर ने तो इतने साल मुझसे भी किनारा करके रखा। सबाहत बेगम दिल का बोझ जुबान पर लाते हुए आंखों में आंसू भरते वाज़े तौर पर गल्ला करने लगी तो वजाहत ने आगे बढ़कर उन्हें बाज़वोहे के हिसार में लिया। वो एक चोली इस बात पर नाराज थे कि आपने उनके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, दादा के आगे खामोश क्यों रहे। वजाहत ने इनके आंसू चेहरे से पोंछते हुए कहा, अब हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा पोता हमारे पास बेबस यही काफी है। सबाहत बेगम ने खुद भी आंखों की नमी साफ करते मजबूत लहजे में कहा, अब रोना बंद करें दादो। ये बताएं आपने मेरे लिए कोई लड़की देखी कि नहीं? पिछली बार कहा था कि अगली बार जब आओगे तो देख कर रखूंगी। वजाहत ने मौजू तब्दील करते हुए इस्तिफसार किया। हाँ दादो की जान, आपके लिए लड़की देख रखी है। दरअसल वो आपकी सेकंड कजिन है, मेरे बड़े भाई की नवासी महक एजाज। सबाहत बेगम ने इसका हाथ थामते हुए बताया। महक एजाज? वजाहत ने जेर लब नाम पुकारा। क्या आपके बड़े भाई राजी हैं? वजाहत ने सवाल किया। क्यों ना राजी होंगे, वो तो चाहते हैं कि अभी रिश्ता लेकर उनकी तरफ चली जावे। मेरे खूबसूरत जवान पोते से ज्यादा अच्छा कोई लड़का मिलेगा क्या उन्हें? सबाहत बेगम ने कहते इसका चारा हाथों में लेते बलाएं। ली थी दादो, मैं पहले ही बता रहा हूं कि मेरी बीवी शक्ल और सूरत की खूबसूरत होनी चाहिए। अगर अपनी कोई आम सी लड़की पसंद कर रखी है तो अभी रिश्ते की बात खत्म कर दे। वजाहत ने इनके सामने शर्त रखी थी। बेटा महक सूरत की बहुत प्यारी है, मगर मेरी ये नसीहत होगी कि सूरत पर सीरत को फौकियत देना। खुश रहोगे? वो इसे नसीहत करते हुए बोले तो वजाहत ने अदम दिलचस्पी से कांधे उचकाए। वो बात की बात है, इसने ये जुमला सीरत वाली बात पर कहा था। फिलहाल तो उसे सबसे ज्यादा इस बात की गरज थी कि इसकी बीवी शक्ल और सूरत की खूबसूरत हो, रोमानवी कहानियों में पाई जाने वाली किसी हुसैन दोशीजा की तरह जिसे देखकर हर लड़की दम भरती रहे। लंदन में क्या कोई खूबसूरत लड़की नहीं है जो यहाँ की लड़की से शादी करना चाहते हो? मेरे मतलब की कोई नहीं मिली। हाँ, बहुत सी फीमेल फ्रेंड्स हैं मगर कोई वाइफ मटेरियल नहीं, तो सोचा क्यों ना पाकिस्तान की प्रोडक्ट भी देख लूं। वजाहत ने वजह बयान की, अगर महक भी आपके स्टैंडर्ड पर ना आई तो क्या दुनिया हुसैनों से भरी पड़ी है? कहीं और ढूंढ लेंगे वाइफ मटेरियल लड़की। उसने मजे से कहते कंधे उचकाए तो दादो ने अफसोस से सर हिलाया। मेरे बच्चे, अपने स्टैंडर्ड्स इतने मत बढ़ो, और खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। अभी शायद समझ ना आए मगर एक दिन इस बात का जरूर एहसास होगा। वो बहुत शाइस्ता मगर लहजे पर दबाव दीगर बोली थी। वजाहत ने जाहिरी तौर पर सर इस बात में हिला दिया। माई नेम अज शीला, शीला की जवानी। आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। साय जीन्स के ऊपर व्हाइट टॉप पहने वो सामने खड़े स्टैंड में लगे मोबाइल कैमरे के आगे खड़ी गाने पर डांस करती टुक टाक बनाने में मसरूफ थी जब सुधरे एजाज दरवाजे खोलकर अंदर आए। महक, हर वक्त एक ही काम, जान छोड़ दो इस मुसीबत की। तुम्हारी पापा किसी दिन बहुत गुस्सा करेंगे तो अच्छी रहोगी। सिदरा ने आगे बढ़कर एक्सो मोबाइल बंद किया तो महक ने खौफ से माँ को देखा। आपकी प्रॉब्लम क्या है मामा? क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं? वो सल झटकुत्ते बेजारियत से बोली थी। मेरी प्रॉब्लम तुम्हारा ये टुक टाक है, पागल हुई पड़ी हो इसके पीछे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, छूटी नानो आ रही हैं, और ढंग के कपड़े पहनना ताकि वो तुम्हें पसंद कर जाएं। सिदरा ने मोबाइल बेड पर उछालते हुए इसे इत्तला दी। क्यों पसंद कर जाएं? महक ने आंख उचकाकर पूछा। अपने पोते से शादी के लिए। अब बातें कम करो और तैयार हो जाओ, सिदरा ने इसे जल्दी करने को कहा। मामा,
अब पहले मुझसे पूछ तो ले कि मुझे शादी करनी भी है कि नहीं। वो माँ से शिकायती अंदाज में इस्तिफसार करने लगी तो सिद्रा ने इसका चारा हाथों में थामा। लड़का लंदन से आया है, बिजनेस और जायदाद का इकलौता वारिस है। ऐश करोगी? ऐश का लफ्ज सुनते ही महक की आंखें चमकी थी। अगर एक तरफ वजाहत की जिद थी कि इसकी बीवी बहुत खूबसूरत हो, वहीं महक की ख्वाहिश थी कि इसका शौहर बहुत अमीर हो। हाल डॉक्टर, बच्चे की सर्जरी शुरू करनी है, पेमेंट हो चुकी है। वो अस्पताल के फर्श पर बैसा गया था जब नर्स की आवाज समात में पड़ी। वजाहत ने अपनी आंसू-ज़दा आंखें उठाई तो डॉक्टर और नर्स को तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते देखा। अगले 3 घंटे वो अजियत की सूली पर टंगा रहा था। जब तक सर्जरी चलती रही इसकी जान अटकी रही, ज़हन कुछ नहीं सोच रहा था। वो हर सोच से मुबर्रा था। बस कोई सोच बाकी थी तो ये कि उसे अपना बेटा सेहतयाब चाहिए था। इसे कुछ हो गया तो वो भी मर जाएगा। वो हानिया को भी फरामोश कर चुका था। वो अभी ये भी नहीं सोच रहा था कि आखिर सर्जरी के लिए रकम किसने अदा की। वो बस शम्स के बारे में सोच रहा था। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर लगी लाल रोशनी बंद हुई तो वजाहत तेजी से इस तरफ बढ़ा। सर्जन इस वक्त बाहर निकल कर आया था। क्या वो ठीक है? मेरा बेटा, सर्जरी तय हो गई है क्या? वो निहायत बौखलाए हुए अंदाज में पूछने लगा। 24 घंटे तक बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर ही कुछ कह सकते हैं। सर्जन ने इसके कंधे पर हाथ रखकर बताया और आगे बढ़ गया। सर्जरी तो हो गई थी मगर कामयाब भी हुई थी, इसका अभी तयन करना बाकी था। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं मेरे बेटे की सर्जरी के लिए किसने फीस पे की है? इसकी नजर नर्स पर पड़ी तो तेजी से इस तक पहुंचा। सॉरी सर, मैं नहीं बता सकती, मुझे मना किया गया है, नर्स ने जवाब दिया। प्लीज मुझे बताएं, मुझे इस आदमी को पैसे वापस करने हैं। वजाहत ने बात पर जोर दिया मगर नर्स के कुछ कहने से पहले ही इसे एक दूसरे ऑपरेशन की तैयारी के लिए वार्ड बॉय बुलाकर ले गया। जबकि वजाहत इस मसीहा के बारे में सोचने लगा जिसने इसके मुश्किल वक्त में इसकी मदद की थी। अगर कभी वो जानेगा कि इसका हमदर्द कौन है तो अपनी सारी दौलत इस मदद के बदले इस पर निछावर कर देगा।